हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एंड वेलकम बैक टू आवर डिटेल लेक्चर सीरीज। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज, मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस या मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एंड हम आज टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये दो डेफिनेशन हमने कल पेंडिंग छोड़े थे, बिकॉज उस डेफिनेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, इसीलिए हमने उसको पेंडिंग रखा था। तो आज हम ये दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो मेंडल सर ने जो हमको तीन प्रिंसिपल्स दिए थे, तीन पॉस्टुलेट्स दिए थे, ये तीन पॉस्टुलेट्स के बेसिस पर तीन लॉ बनाए गए हैं। पॉस्टुलेट्स एक टाइप का अजम्पशन होता है और जब उसको आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर देते हो तो वही पॉस्टुलेट आगे जाके फिर लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो मेंडल सर का पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस लॉ के बारे में हमको क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उस कैरेक्टर को हम डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता उस कैरेक्टर को हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। बस सिंपल सा यही डेफिनेशन है। इन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, चाहे मोनोहाइब्रिड करो एक कैरेक्टर के साथ या फिर डाईहाइब्रिड करो, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, फिनोटाइपिक यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं यूनिट्स और फैक्टर्स जिसको कंट्रोल करते हैं, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट्स ओवर द अदर। मतलब जब आप एक प्योर पेरेंट लेते हो, आपने एक डोमिनेंट पेरेंट लिया, आपने एक रिसेसिव पेरेंट लिया, यहाँ पे नहीं, मैं ऊपर करके दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पर हमने एक डोमिनेंट पेरेंट लिया है, एक रिसेसिव पेरेंट लिया है और दोनों के गैमेट्स को हमने सेपरेट किया और आपने जब इसका रिप्रोडक्शन किया तो ये आपका F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन में आपको दो अलील्स दिखाई दे रही है, एक कैपिटल जी एक स्मॉल जी। दिखने में ये डोमिनेंट पेरेंट जैसा है लेकिन इसका जीनोटाइप हाइब्रिड है। इसका फिनोटाइप कैसा है, डोमिनेंट पेरेंट जैसा है। दिखने में ये डोमिनेंट पेरेंट जैसा है लेकिन इसका जीनोटाइप कैसा है, इसका जीनोटाइप हाइब्रिड है। कैसा है इसका जीनोटाइप, हाइब्रिड है, बराबर। तो दोनों में से कोई एक ही अलील एक्सप्रेस हो रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई जब साथ में जाते हैं तो बड़ा भाई हमेशा एक्सप्रेस होता है और छोटा भाई एक्सप्रेस नहीं होता है। एक रैंडम एग्जांपल मैंने लिया था। तो वैसे यहाँ पे जो डोमिनेंट अलील है, जो बड़ा अलील है, वो एक्सप्रेस हो रहा है। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या एक्सप्लेन किया जाता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन the expression of only one of the parental characters on of a monohybrid cross in F1 generation। मैंने ये दो पेरेंट्स लिए थे लेकिन इसमें से मुझे सिर्फ एक ही पेरेंट के कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में मुझे एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखेगा लेकिन जब मैं इसका F2 निकालूंगी, देखो ये मेरा F1 जनरेशन है, ठीक है, दिस इज माई F1 जनरेशन कैपिटल जी। अभी मैं इसका सेल्फिंग करती हूँ, मतलब इसको इसी के साथ रिप्रोड्यूस करूंगी, सेल्फिंग ऑफ F1। तो जब मैं दो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स को साथ में क्रॉस करती हूँ तो मुझे जो F2 जनरेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, यहाँ पे कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, ऐसे मैंने टेबल बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे टेबल बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिला प्योर टॉल, यहाँ पे मिला मुझे हाइब्रिड और यहाँ पे मिला मुझे रिसेसिव। अब यहाँ पे मुझे दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने ओरिजिनल पेरेंट लिया था कैपिटल जी और मैंने ओरिजिनल पेरेंट लिया था स्मॉल जी। मुझे यहाँ दोनों पेरेंट्स देखने को मिल रहे हैं और एक नया हाइब्रिड कैरेक्टर भी देखने को मिल रहा है। ये मुझे F2 जनरेशन में देखने मिलता है लेकिन F1 जनरेशन में ऐसा नहीं था। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का कलर दिखाई दे रहा था, एक ही पेरेंट का फिनोटाइप दिखाई दे रहा था। तो F1 जनरेशन में जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट पेरेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला गया है, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ वन और मोर सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, the alleles that appear in F1 are dominant and those which do not appear are recessive। तो जब आप दो इंडिविजुअल्स को क्रॉस करते हो और आपको जो फर्स्ट बच्चा मिलता है, फर्स्ट जनरेशन मिलती है, इस जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, देखो यहाँ पर आपको एक भी बच्चा येलो नहीं मिला, आपको एक भी येलो बच्चा नहीं मिला, सारे बच्चे ग्रीन मिल रहे हैं, तो ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। अब अगर हम इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन के बारे में सोचें तो क्या ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, नहीं।
ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों मैम? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बोथ द अलील्स आर कोडोमिनेंट। हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि कभी कभी दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस होती है। ये देखो, ये दोनों अलील्स इक्वली एक्सप्रेस हो रही है। यहाँ पर मुझे कोई एक कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, मुझे दोनों कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे केस में क्या होगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। या फिर ब्लड ग्रुप का भी एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। पढ़ेंगे आगे डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक के बेस पे आ सकता है आपको। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो हमारे अलील्स हैं, ये अलील्स कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। मतलब ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ मिलके मुझे मीडियम हाइट देंगे, ऐसा नहीं होगा। या मेंडल ने क्या बोला, या तो सारे प्लांट टॉल होंगे या तो सारे प्लांट ड्वार्फ होंगे। आपको बीच का कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मिक्सिंग नहीं होने वाली है। ये मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। मेंडल सर ने बोला था देयर विल बी नो मिक्सिंग, लेकिन ये मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है, पर वो मेंडल सर को नहीं पता था, तो उसको हमने एक्सेप्शंस बोल दिए। तो मेंडल सर ने क्या बोला था कि दो अलील्स कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती है। जब वो गैमेट बनाते हैं तो वो हमेशा सेपरेट होते हैं, और ये करेक्ट है। गैमेट्स नेवर मिक्स विथ ईच अदर, दे ऑलवेज सेपरेट इंडिपेंडेंटली। So both the alleles are recovered in F2 generation and one of these is not seen in F1 stage. मतलब क्या बोला गया है कि जब आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करते हो, आपको जो ये F1 जनरेशन मिलता है, अभी दिखने में ये प्लांट टॉल है, मतलब ये इसके जैसा है, लेकिन जब आप इसका F2 जनरेशन निकालोगे तो आपको ये वाला बच्चा भी मिलेगा इधर पे। मतलब ये बच्चा यहाँ नहीं था, F1 जनरेशन में नहीं था, पर F2 जनरेशन में मिला। तो जब आपके गैमेट्स बनते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जब आपके गैमेट्स बनते हैं, इसका गैमेट बनाओ, तो गैमेट्स में अलील्स हमेशा सिंगल सिंगल सेपरेट होते हैं ना। कैपिटल टी इधर आएगा, स्मॉल टी इधर आएगा। अलील्स ऑलवेज सेपरेट इंडिपेंडेंटली। So during formation of gametes, two alleles obviously they separate, otherwise recessive type का offspring आपको दिखेगा ही नहीं। ये alleles अगर separate नहीं हुए तो आपको ये recessive offspring मिलेगा ही नहीं। इसीलिए alleles हमेशा separate होते हैं before reproduction. So the gametes which are formed are always pure. A gamete may carry either dominant or recessive, लेकिन ये कभी भी gamete के अंदर दो alleles नहीं रहेंगे। सेम टाइप के दो अलील्स नहीं रहेंगे, अलग अलग टाइप के अलील्स हो सकते हैं गैमेट में। लेकिन हाइट की अगर मैं बात कर रही हूं तो गैमेट के अंदर या तो कैपिटल टी होगा या तो फिर स्मॉल टी होगा। एक ही गैमेट में कैपिटल टी स्मॉल टी कभी नहीं होगा। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। आपको ये आंसर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्वेश्चन पूछेंगे जस्टिफाई, ठीक है, इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये जस्टिफाई करने के लिए आ सकता है फॉर 1 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो आपको ये आंसर लिखना है कि गैमेट्स के अंदर हमेशा सेपरेशन हैप्लॉइड पैटर्न में होता है। गैमेट्स विल कैरी ओनली 1 अलील, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव। दो अलील्स कभी नहीं रहेंगे, इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला भी गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ। सिर्फ 3 लॉ में से यही लॉ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इट इज द ओनली लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये हर जगह अप्लाई होगा, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, हर जगह पे ये अप्लाई होगा। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ईच ट्रेट कंसिस्ट 2 अलील्स। हर एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील्स होते हैं और ये अलील्स हमेशा सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। And only 1 allele from each parent combines during fertilization. हर एक पेरेंट से एक अलील आएगा और ये फर्टिलाइज करेंगे, तभी आपका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो सेम चीज आपको स्टेटमेंट में भी दी गई है। द लॉ स्टेट्स दैट जब भी आपका F1 जनरेशन गैमेट्स बनाता है, देखो ये अपना F1 जनरेशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिला F1 जनरेशन। अब ये F1 जनरेशन जब गैमेट बनाएगा तो इधर कैपिटल टी आएगा और इधर स्मॉल टी आएगा, ये गैमेट सेपरेट हो जाएंगे। तो जब भी आपका F1 जनरेशन गैमेट्स बनाएंगे, द अलील्स फ्रॉम ईच अदर
दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट्स। ये दोनों अलील्स एक दूसरे से बिछड़ गए और दोनों अलग अलग गैमेट्स के अंदर जाते हैं। द गैमेट्स फॉर्म्ड आर प्योर इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील ईच। तो ये जो गैमेट्स बने हैं ये प्योर गैमेट्स होते हैं और गैमेट के अंदर एक एक सिंगल अलील प्रेजेंट होता है। या तो उसमें डोमिनेंट अलील होगा या तो उसमें रिसेसिव अलील होगा। एंड दिस लॉ इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। यानी कि गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। इस गैमेट के अंदर ये वाला अलील या इसके अंदर ये वाला अलील ऐसा नहीं होगा। नो, दे विल हैव ओनली वन अलील इनसाइड देम। अब आता है थर्ड लॉ। ये लॉ फर्स्ट लॉ के जैसा है। ये लॉ सेम फर्स्ट लॉ के जैसा है, बस डिफरेंस क्या है, फर्स्ट लॉ में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, इस लॉ में हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। वो लॉ भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था, ये लॉ भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। देखो क्या बोला गया है, दिस इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स डेवलप्ड बाय मेंडल। यहाँ क्या बोला गया है कि हाउ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब देखो मैं आपको एक सिंपल फंडा बताती हूँ, ये थोड़ा पीछे जाते हैं, कल के लेक्चर में जाते हैं। ये हमारे वटाने के क्रोमोसोम्स हैं। एक पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? वटाने के प्लांट में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 पेयर्स, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब दे हैव 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके पास 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इधर देखो, अभी अगर मैं सीड के शेप की बात करूं तो सीड का जो शेप वाला कैरेक्टर है वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, और पॉड का कलर वाला जो कैरेक्टर है वो क्रोमोसोम नंबर 5 पे है। अभी ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे है, तो जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना कि अगर पॉड कलर येलो है तो सीड भी रिंकल होना चाहिए, अगर पॉड कलर ग्रीन है तो सीड राउंड होगा। ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपका पॉड कलर मतलब वटाने का बाहर का छिलका, इधर देखो वटाने के बाहर का छिलका कैसा रहता है, पॉड कलर ग्रीन होता है, ठीक है, दिस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। ग्रीन कलर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, येलो कलर ये रिसेसिव कैरेक्टर है। राउंड शेप इज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिंकल शेप इज रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अभी क्रोमोसोम नंबर 7 पे अलग कैरेक्टर है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे अलग कैरेक्टर है। जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो इसकी कोई गारंटी है क्या कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे? मतलब अगर वटाने का कलर ग्रीन होगा तो उसका सीड राउंड होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब मेरे मम्मी के आंखों का कलर ब्लैक है और मेरे पापा के बाल कर्ली शेप के हैं, तो अगर मुझे मेरे पापा के बाल का शेप मिला तो मेरे पापा का ही आंखों का कलर मिलेगा क्या? मुझे ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। हो सकता है कि मुझे मेरे आई वाला जीन मम्मी से मिला और हेयर वाला जीन पापा से मिला, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स आ सकते हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स है और अलग अलग क्रोमोसोम पे है। हाँ, प्रॉब्लम कब होगा? अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो प्रॉब्लम होगा, और इसीलिए हमारा जो थर्ड लॉ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेक्टर्स कभी कभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो कैरेक्टर्स अलग क्रोमोसोम पे हैं वो कभी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। सो द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, the characters, different genes which are present on different chromosomes, they are independent, they separate independently, and these alleles are then randomly united in fertilization, और फिर ये alleles का fertilization होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, हमको फिनोटाइप रेशियो क्या देखने मिलता है, याद करो, कल ही हमने पढ़ा था डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, 9:3:3:1, दिस इज फिनोटाइप। और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 1:1:4, और फिर उसका उल्टा, करेक्ट। सो डाईहाइब्रिड क्रॉस का हमने फिनोटाइप रेशियो कल पढ़ा था। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टू कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली। असॉर्टेड मीन्स सेपरेट करना। So these characters are separated independently, giving rise to different combinations. ये कैरेक्टर्स हमेशा अलग अलग होंगे और उसकी वजह से हमको अलग अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे।
स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, मेंडल का जो थर्ड लॉ है उसका स्टेटमेंट क्या है, द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड पोजेसिंग 2 और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स फॉर्म्स गैमेट्स। मतलब क्या बोला गया है, ये अपना हाइब्रिड है, दिस इज अवर F1 हाइब्रिड। इस हाइब्रिड के पास 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स है, 2 या 2 से ज्यादा, यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक है सीड का कलर और एक है सीड का शेप, तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं। अभी सीड कलर कौन से क्रोमोसोम पे है, देखो सीड कलर वाला अलील कौन से क्रोमोसोम पे है, क्रोमोसोम नंबर 1, और सीड का शेप क्रोमोसोम नंबर 7। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे है, तो ये दोनों कभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, ये अपना अलग अलग रास्ते जाएंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सीड का कलर सीड के शेप पे डिपेंड करेगा, these are always independent of each other, they will never depend on each other, okay? तो इधर पे देखो, मैंने आपको कल बताया था कि गैमेट्स कैसे बनाएंगे, कैपिटल Y कैपिटल R के साथ जाएगा, फिर कैपिटल Y स्मॉल r के साथ जाएगा, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, ये पूरा बॉक्स मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमको हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो मिल जाएगा। ये लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि मेंडल ने जो 7 अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़े थे उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सेम क्रोमोसोम पे है। जो कैरेक्टर्स अलग अलग क्रोमोसोम पे है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, मतलब दे विल ऑलवेज सेपरेट अपार्ट। पण जे कॅरेक्टर्स एकच क्रोमोझोम वरती आहेत ते कॅरेक्टर्स एकमेकांवरती डिपेंड राहू शकतात। सो ट्रेट्स विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। So the law of independent assortment is not universally applicable because there are some characters which are present on the same chromosome, तभी सिर्फ प्रॉब्लम होगा, ठीक है? ओके अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये जो 2 डेफिनेशंस है, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस का डेफिनेशन कहाँ गया? हाँ, ये जो 2 डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आगे बताऊंगी, तो हम यही 2 डेफिनेशन देखने वाले हैं थोड़ा डिटेल में, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है? टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है और बैक क्रॉस मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। आपको नेचर में एक अननोन फ्लावर दिखाई दे रहा है, यू आर सीइंग वन अननोन फ्लावर। मैंने आपके आंखों के सामने एक पर्पल कलर का फ्लावर लाके रख दिया है, अब आपको दिखने में वो पर्पल कलर दिख रहा है, लेकिन वो पर्पल कलर प्योर है या फिर वो हाइब्रिड है आपको ये नहीं पता। दिखने में पर्पल दिख रहा है पर वो डोमिनेंट वाला पर्पल है कि हाइब्रिड वाला पर्पल है हमको नहीं पता, और आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है कि आपको जो F1 जनरेशन मिला है, दिस इज योर F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन को आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो F1 जनरेशन को मैंने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, ये देखो F1 जनरेशन को मैंने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया, ओके? अभी मुझे पता नहीं है ना, मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है कि ये प्योर है कि ये हाइब्रिड है, मुझे स्टार्टिंग से नहीं पता। तो मैं क्या करूंगी, मैंने रिसेसिव पेरेंट लिया, मैंने इसका मेल गैमेट लिया, इसका फीमेल गैमेट लिया, या इसका फीमेल उसका मेल, जिसका भी जो भी है, मैंने दोनों को रिप्रोड्यूस किया और नया प्लांट उगाया। अभी जो नया प्लांट उगाया है उसमें मुझे कैसे टाइप के फ्लावर्स मिल रहे हैं मुझे वो चेक करना है। मैंने ये जो प्लांट लिया था, इसका जो गैमेट लिया था, इसका मेल गैमेट इसका फीमेल गैमेट, दोनों को फ्यूज किया, मुझे ये नया प्लांट मिला। अभी ये जो न्यू प्लांट मिला है, इस न्यू प्लांट में मुझे 50% फ्लावर्स मतलब हाफ फ्लावर्स पर्पल दिख रहे हैं और हाफ फ्लावर्स व्हाइट दिख रहे हैं, 2/2। मतलब इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। 2/2 लिखूंगी तो ये 1:1 हो जाएगा ना। मतलब 50% पॉपुलेशन डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है, 50% पॉपुलेशन रिसेसिव कैरेक्टर दिखा रहा है। रिसेसिव कैरेक्टर तभी देखने को मिलता है जब हमारे पास 2 रिसेसिव अलील होगी, और अगर मेरे को रिसेसिव कैरेक्टर दिख रहा है मतलब मेरा जो F1 जनरेशन है ये हाइब्रिड है। क्योंकि अगर F1 जनरेशन प्योर होता तो मुझे सारे फ्लावर्स एक जैसे दिखते हैं, मुझे सारे के सारे फ्लावर्स एक ही जैसे दिखते हैं। यहाँ पे मुझे एक भी कैरेक्टर व्हाइट मिला ही नहीं है, इसका मतलब कि मेरा अननोन फ्लावर प्योर है। तो यही फाइंड आउट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं कि आपका जो अननोन फ्लावर है वो प्योर है या फिर हाइब्रिड है।
अगर आपको सारे फ्लावर्स ऐसे मिल रहे हैं तो मतलब आपका अननोन फ्लावर प्योर है, और अगर आपको फ्लावर्स जो है 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव मिल रहे हैं मतलब आपका अननोन फ्लावर हाइब्रिड है। तो हम टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ एनी प्लांट विद डोमिनेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं अपने प्लांट का जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए। तो मैम बैक क्रॉस क्यों करते हैं? बैक क्रॉस सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए करते हैं। आपके पास कोई भी प्लांट है, आपको उसका पॉपुलेशन बढ़ाना है, उसके लिए हम बैक क्रॉस करते हैं। तो देखो ये मेरा F1 जनरेशन है, अगर मैं F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगी तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस मतलब क्या होता है कि F1 जनरेशन को आप रिसेसिव पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकते हो और डोमिनेंट पेरेंट को भी क्रॉस कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। ये पूरा बैक क्रॉस है, मतलब टेस्ट क्रॉस भी बैक क्रॉस के अंदर ही आता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूं, टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। क्यों नहीं बोल सकती मैं ऐसा, या क्यों बोल सकती हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हम डोमिनेंट पेरेंट यूज कर रहे हैं। डोमिनेंट पेरेंट सिर्फ बैक क्रॉस में यूज होता है, टेस्ट क्रॉस में सिर्फ रिसेसिव पेरेंट यूज होता है। अगर रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों यूज कर रहे हो तो बैक क्रॉस है, आप सिर्फ रिसेसिव यूज कर रहे हो तो भी ये बैक क्रॉस है। बॅक म्हणजे काय असतं हे बघा, तुम्हाला दाखवते मी। मैंने एक डोमिनेंट फ्लावर लिया, एक रिसेसिव फ्लावर लिया, दोनों को मिक्स किया, मुझे ये हाइब्रिड बच्चा मिला। अभी इससे मैं वापस इसको इसके ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ क्रॉस कर रही हूँ। मैं इसको इसके साथ क्रॉस करूं या इसके साथ क्रॉस करूं, मैं उल्टा जा रही हूँ। तो जब आप ये उल्टा प्रोसेस करते हो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। चाहे आप रिसेसिव के साथ जाओ या फिर डोमिनेंट के साथ जाओ, इसको बैक क्रॉस बोलते हैं। लेकिन जब आप अपना जो हाइब्रिड है ना, जो ये अपना F1 जनरेशन है, जब आप इसको स्पेसिफिकली रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हो तो इसके लिए एक अलग नाम है, इसको टेस्ट क्रॉस बी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बी बोलते हैं। इसको बैक क्रॉस भी बोलेंगे, इसको टेस्ट क्रॉस भी बोलेंगे, लेकिन इसको टेस्ट क्रॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि डोमिनेंट पेरेंट के साथ कभी टेस्ट क्रॉस नहीं होता। ठीक है, तो देखो इधर पे द F1 इंडिविजुअल्स ऑब्टेन्ड इन अ क्रॉस, जो F1 इंडिविजुअल हमको मिलता है, अगर मैं इसको वापस से पीछे से सेल्फिंग कराऊं इसके ओरिजिनल पेरेंट्स के साथ तो मुझे F2 जनरेशन मिलेगा। तो ये किसी के साथ भी आप इसका क्रॉस कर सकते हो, इसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ भी इसका क्रॉस कर सकते हो या रिसेसिव पेरेंट के साथ भी क्रॉस कर सकते हो। क्योंकि बैक क्रॉस हम क्यों करते हैं? सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, हमको प्लांट का पॉपुलेशन बढ़ाना है इसीलिए। टेस्ट क्रॉस हम क्यों करते हैं? द क्रॉस ऑफ F1 इंडिविजुअल विथ रिसेसिव पेरेंट, स्पेसिफिकली रिसेसिव पेरेंट, F1 इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना, इट इज यूज टू टेस्ट। ये हम क्यों करते हैं? फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो अपना F1 इंडिविजुअल है ये प्योर है या हाइब्रिड है। इट इज यूज टू टेस्ट कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो प्योर है या हाइब्रिड है, इसीलिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस करके हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो इंडिविजुअल है वो प्योर है कि हाइब्रिड है। मतलब हमको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो प्योर है कि हाइब्रिड है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया है ना हमने, वही एक्सपेरिमेंट आपको इधर पे थियोरी में लिख के दिया है, तो ये थियोरी आपको रीड कर लेनी है। आपको ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है जो मैंने इधर पे एक्सप्लेन किया। तो आज हमने 2 टॉपिक्स किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये डेविएशंस देखने वाले हैं। कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आया है क्या कुछ। हमने जो 2 टॉपिक किया उसमें से कुछ आया है क्या बोर्ड्स में, वो देख रही हूं मैं। नहीं, हम एक्चुअली नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक करने वाले हैं ना उसमें से क्वेश्चंस आया है। आज हमने जो टॉपिक किया उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो 4 साल के पेपर के हिसाब से तो आज जो हमने टॉपिक किया उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं बोर्ड्स में, बट सीईटी में आते हैं, इसलिए ये टॉपिक एक बार देख के जाओ। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक करने वाली हूँ मैं, ये जो डेविएशन वाला टॉपिक करने वाली हूँ ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना। ध्यान से सब लोग नेक्स्ट वाला लेक्चर अटेंड करना। मैं एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला रही हूँ कि हमारा प्ले स्टोर पर जो ऐप है ज्ञान लैब ऐप, उस ऐप में एक फोल्डर है नोट्स एंड पीडीएफ सेक्शन करके, वहां पर मैंने एक फोल्डर बनाया है MST CET 2025 वाला।
इसके अंदर आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज हमने दिए हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ये एमसीक्यूज नहीं देखा है, ऐप इंस्टॉल करके ये एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें सीईटी के सारे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं 2025 के, और ये आपको पूरे महाराष्ट्र का कोई टीचर नहीं देगा। तो प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट सॉल्विंग दिस एमसीक्यूज, क्योंकि आपको पूरा फ्री में मटेरियल मिल रहा है ताकि आपकी हेल्प हो सके। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए और अमेजिंग कंटेंट लाती रहूं। कंटेंट आपकी हेल्प करेगा सीईटी एग्जाम क्रैक करने में, और आपको बस बदले में मुझे सपोर्ट करना है। सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स ड्रॉप करो, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।